हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल्स। नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेट होगा ये होगा BSPHCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसमें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है ग्रेड 3 का। ठीक है, उसी का हम प्रैक्टिस वर्कबुक सेट लगाएंगे, डिस्कस करेंगे डिस्कशन के साथ, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और टेक्नीशियन का जो पेपर होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इससे जुड़े हुए कुल 100 सवाल होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कहाँ। तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम करते हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब है Na2CO3, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयन और पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील उत्पाद बनाने के लिए प्रतिक्रिया कराते हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि पानी मृदु हो जाता है क्योंकि इसमें अब घुलनशील कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन नहीं होता है ऐसा करने के बाद। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो सिक्किम में जो स्थित नहीं है वो मठ है ताबो। कौन सा मठ है? ताबो। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित है। ताबो को भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध एन्क्लेव होने के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, कहता है कि बिछुआ के पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक के कारण। फॉर्मिक अम्ल को व्यवस्थित रूप से एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यह बिच्छुओं के डंक में मौजूद रसायनों में से एक है। चींटी के डंक में भी मौजूद यही होता है। साथ ही हिस्टामाइन, एसिटाइल कोलाइन भी बिच्छुओं के डंक में उपस्थित रहता है। यह रासायनिक कॉकटेल चुभने वाले बालों के माध्यम से युक्तियों के साथ दिया जाता है जो छूने पर टूट जाते हैं। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH2O2 होता है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे अपना, कहता क्या है कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था। इसमें से कौन, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद और भाई के मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था, ये हमको बताना है। तो थानेसर का राजा कौन बना था, यही तो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, हर्षवर्धन। आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के बचपन का नाम हर्ष, अपने पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में थानेसर का राजा बना था। उसने 606 से 647 ईस्वी यानी कुल मिलाकर लगभग 41 वर्ष शासन किया। उत्तर भारत का शासक बना था वो। उन्होंने अंततः कन्नौज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या भीमराव अंबेडकर थे, क्या राजेंद्र प्रसाद थे या वल्लभ भाई पटेल थे? कौन थे, यही बताना है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोकप्रिय रूप से उन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे, 6ठे नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 6ठा नंबर क्या कहता है कि भैया इनाम गांव उत्खनन, इनाम गांव
उत्खनन स्थल, खाली स्थान मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या माही है, क्या सुवर्णरेखा, घोड़ या पेन्नार? मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीसरा नंबर ऑप्शन यानी घोड़। आपको साथ के साथ बताता चलो कि इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। इनाम गांव दक्कन क्षेत्र के साथ साथ भारत के अब तक के सबसे गहन और बड़े पैमाने पर उत्खनन और अच्छी तरह से पुनर्निर्मित ताम्र पाषाण स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न चल देखते हैं 7 नंबर। क्या कहता है 7 नंबर प्रश्न? तो 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के अनुसार क्या बैंकिंग है, परिवहन है, चीनी कागज कारखाना है या भंडारण है, क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, चीनी कारखाना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो और भी बात इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो एक तैयार उपयोग योग्य उत्पाद बनाते हैं और इसलिए कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण और निर्माण शामिल हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कि कावेरी द्रोणी बेसिन, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कावेरी द्रोणी के बारे में बात हो रहा है। 1 मिनट इसको जरा सा हटा लेते हैं। हाँ, कावेरी द्रोणी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कावेरी द्रोणी जो है ये एक प्रकार का बेसिन है और ये जो बेसिन है ना भारतीय राज्यों कर्नाटक, हाँ, तमिलनाडु और किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन केरल। क्या हो जाएगा? केरल। मैं आपको साथ के साथ बता दूं कि कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों में फैली हुई है। यह 81,155 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.7% है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे अब। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्या कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो भैया हमारा बिहार का बात हो रहा है। कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है ये हमसे पूछ रहा है अधिक रूप से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अब कहता क्या है कि बिहार आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण पाइराइट उत्पादक राज्य है। राज्य में पाइराइट का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। वर्तमान में इसका भंडार 52 मिलियन टन के आसपास है। पाइराइट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में लिया जाता है। अगला 10 नंबर हम बढ़ेंगे प्रश्न पर, उसके बाद हमारा रीजनिंग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है आपको कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है ना वो है मुंगेर। ठीक है, बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है।
जिसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से अधिक है। अब कहिएगा कि ये जो 918 बता दिए, 1021 बता दिए, क्या है? मतलब 1000, मतलब एक रेशियो निकाला गया इसका कि इस प्रकार से आपका है सर्वाधिक लिंग। ये लड़कियों को लेकर के चलता है कि अगर 1000 लड़के हैं तो 876 लड़कियां हैं, 1000 लड़के हैं तो 918 लड़कियां हैं, 1000 लड़के हैं तो 1021 लड़कियां हैं। ये है गोपालगंज में सर्वाधिक है। 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां लिंगानुपात बिहार में है। ये पूरे बिहार की बात हुई, लेकिन सबसे कम की अगर बात हो जाए ना तो 1000 लड़कों पर 876 लड़कियां हैं। इस प्रकार से मतलब लिंगानुपात को दर्शाया जाता है। आ जाइए आगे, अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न जरा देखिए गौर करके, रीजनिंग है, मैं यहीं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 18, 20, 25, 37, 46, 76 और 89, 145 है, तो अगला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर मैं इनके डिफरेंस को निकालने की बात करूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आप भी जानते हैं। 18 से 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 से 20 का डिफरेंस हो जाएगा 7, ठीक है। 18 से 20 है या 25 है? एक मिनट रुक जाइए, जरा सा माइनर सा कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ 1 2 3 4, अच्छा 1 मिनट, 25, फिर 25 से 46 हो जाएगा आपका। 1 मिनट, हाँ अगर हम दो करके अगर हम डिस्कस करें तो इसका देखिए तो 18 से 25 का हो जाएगा 7, ठीक है। 25 से 46 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 21, ठीक है। और 46 से 89 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 43, ठीक है ना। 89 से फिर इधर अगर हम बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि ये 3 टर्म में बढ़ेगा, ठीक है, 3 टर्म में। और यहाँ से बढ़ाइए आप 73 बढ़ाइए, अब वो आपको पता चल जाएगा अभी कि 73 हम बढ़ा रहे हैं क्यों। मतलब पहले हम 7 बढ़ाए एक एक छोड़ करके, है ना। 18 से 25 अगर चले हैं हम, थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा कर ले तो हम यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, अगर इतना बड़ा आपको दिख रहा है तो हम यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 18 से 25 का 7 बढ़ रहा है, 25 से 46 का 21 बढ़ रहा है, 46 से आपका 89 का अगर बात करें तो 73 बढ़ रहा है। अब 1 मिनट 73 कैसे बढ़ेगा जी? 73 नहीं बढ़ेगा, 1 मिनट रुकिए। 73 कैसे बढ़ जाएगा? 73 कहाँ से होता है? 43 ना होगा, ठीक है ना, 43 होगा। अब सुनिए, अब उसके बाद इनको बढ़ाइए तो 7 से 21 14 बढ़ा, 21 से अगर 43 की बात करें तो 22 बढ़ा। अब देखिए 14 से अगर 22 की बात करें तो 8 बढ़ा। अब सुनिए 22 से अगर हम 8 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? 22 से अगर हम 8 बढ़ाएं तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 30 के बात करें तो 43 से अगर हम 30 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 73 बढ़ा के जो आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 73 बढ़ा के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 162 है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 12 नंबर रीजनिंग है, थोड़ा सा समय लगाइए यहाँ, ठीक है ना, चूँकि समझना भी है हमको। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 12 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है क्या, हालांकि ये कई विधि से और हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन चलिए छोड़िए, खैर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 11 और 12 में अगर हम गुना करते हैं और 7 के साथ अगर हम उसमें 9 जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 11 और 12 में अगर हम गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। ये 11 है ना, यहाँ अगर हम 12 से गुना कर लें, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करिए तब डिस्कस करने में थोड़ा सा, हाँ 11 में अगर 12 से आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 132, आ जाएगा ना, 132 आ जाएगा। 132 में अगर आप 9 जोड़िएगा तो 141 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या करिए कि 11 में अगला देखिए 17 है ना आपके पास, तो 17 में आप 12 से गुना करिए,
तो 17 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 204। अब सुनिए, उसमें 15 जोड़ दीजिए, तो कहिएगा कि 15 काहे जोड़े भाई, 15 कहिएगा ना कि काहे जोड़े। अब सुनिए, तो देखिए 11 में से जो 9 हम काहे घटाए हैं यहाँ, ये जो 9 यहाँ है ये काहे घटाए हैं, तो 11 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 9 आ रहा है। तो उसी प्रकार से 12 से तो गुना यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 9 का है तो 2 घटा के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो 204 आया ना, 204 एकरा में हमको जोड़ना कितना है, तो 15 जोड़ना है। तो कहा है तो 17 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 15 है ना आता है जी, हाँ। तो 15, तो 204 में 15 जोड़ दीजिए, तो 204 में फिर हमारा 204 आया था, आई 15 हम जोड़ने के लिए बोल रहे थे। तो 204 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 219 आ जाएगा, ये जो हो जाएगा ना, ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, आइए ये देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब यह है, सुन लीजिए बढ़िया से। ई अल्फ़ाबेटिकल नंबर आप तो जानते हैं, ABCD में जो भी अल्फ़ाबेटिकल इशूज़ होते हैं उस आपको पता है ना। अल्फ़ाबेटिकल नंबर लाइन से A होता है 1, B होता है 2, C होता है 3। तो उसी प्रकार से आप अरेंज करेंगे। E का 5 होता है, Q का 17 होता है, U का 21 होता है ना। तो इन सबको जोड़िए। E का जो 5 होता है ना, तो 5 जो है उसको 27 में से पहले 5 घटा लीजिए तो हो जाएगा 22। और Q का जो 17 है ना, तो A का 7, ठीक है ना। फिर U का जो है ना 21, तो 2 और 1, तो इसको जोड़िए, तो A का 7 8 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, A का 1 है ये है, तो 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। L का 12 होता है, तो A का 2, मतलब जो सिंगल डिजिट है ना उसको 27 में से घटा दिया है। जो मतलब दो गो डिजिट का अंक है ना उसको रहने दिया है। तो इसी प्रकार से किया, ठीक है। फिर का है उसी प्रकार से लिखा है, देखिए ना। ई का 22 कैसे लिख दिया है, तो 27, यहाँ आप ऐसे नहीं समझिएगा, इसको ऐसे देखिए, इसको बड़ा करिए, है ना। हालांकि रीजनिंग हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि मतलब रीजनिंग देने वाला किस प्रकार से देता है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही चाहिए। रीजनिंग होता है दिमाग वालों के लिए होता है, जिनके पास दिमाग नहीं है कहा जाता है कि रीजनिंग वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ई के लिए 22 इस्तेमाल किया, तब 22 कैसे इस्तेमाल किया, पूरा 22 ई के लिए इस्तेमाल किया है। 27 में से 5 घटा के बोले थे ना आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार से है ना, CONF इधर कन्फर्म का भी कैसे इस्तेमाल किया है। तो C कितना है 3 है ना, तो इसको 27 में से घटा दिया, सिंगल डिजिट को ना 27 में से घटा दिया, ठीक है। और डबल डिजिट जो है ना उसको दोनों अंकवा को जोड़ दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से लिखते चल गया है। तो देखिए ना, यहाँ आइए हम अगले वाले में डिस्कस करते हैं। यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं इसको अगर हम बात करें ना तो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हमको बताइए R कितना होता है, 18 होता है ना, तो 1 का 8, तो 1 का 8 कितना हो गया 9, डबल डिजिट है ना। E का कितना है 5 ना, तो 5 को 27 में से घटा लीजिए तो 22, ठीक है। फिर S का कितना होता है, तो S का होता है 19, तो A का 9, तो A का 9 कितना हो गया 10। फिर O का कितना होता है 15, तो A का 5 6। U का कितना होता है, तो U का होता है 21, तो 2 और 1 3। R का कितना हो 18, तो 1 8 9, R का 18, तो 1 8 9 ना, हाँ जी। आगे बढ़िए, C का कितना होता है, तो C का 3 होता है, सिंगल डिजिट है तो 27 है ना, 27 में से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 24। और E का होता है 5, सिंगल डिजिट है, ये होता है 27 में से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 22। अब ये नंबर याद कर लीजिए, 9 22 10 6 39 24 22 जने मिल जाए ना, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है ना। पहला नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, रीजनिंग है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भाई ये प्रश्न है, इसको हमको हल करना है, कैसे करेंगे करिए। तो आइए आपको सीट भी दे देते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ 14 नंबर प्रश्न को हल करना है कि भाई कैसे करिएगा। तो 7 30 है 143 है, कैसे लिखा होगा, 7 और 3 गुना 3, 7 को एक बार जोड़ दिया, देखो
कैसे किया है, तो 7 को एक बार 3 जोड़ दिया, 7 में एक बार 3, ठीक है ना। 7 में एक बार 3 जोड़ दिया है और फिर उसको 3 से गुना कर दिया है, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, बीच वाला आ जाएगा ना, बीच वाला आ जाएगा 30। जैसे हम आपको यहाँ लिख देते हैं कि 7 गुने 3, सॉरी 7 जोड़ 3 गुने 10 रख दें कि 3 ना, तब ना 7 तिया 7 और 3 हो जाएगा 10 और 3 30, तो उससे ई वाला आ गया बीच वाला। फिर का क्या है कि 30 में जो आया ना उसमें 5 से गुना किया है, 30 पचे हो गया 150 और में 7 घटा दिया है तो आ गया 143, आ गया ना। तो उसी प्रकार से हमको देखना है कि इसी वाले फॉर्म पर कौन सा सटीक बैठता है, जो 2 कॉपी बैठेगा ऐसा ना है वो हो जाता है हमारा सही जवाब। तो आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है इसी प्रकार से बैठ रहा है, इस प्रकार से और कोई नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आप ये करके देख लीजिए, ठीक है ना। हमको एक पैटर्न आपको दिखा दिए ना, आप इसको देख लीजिए आराम से। आइए इधर देखिए 15 नंबर प्रश्न। अब 15 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा दिखे आपको, इतना बड़ा तो करना होगा ना हमको। चलिए अब तो दिख ही रहा होगा। बताइए अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है कि कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन अभी है भाई, इसका क्या है। तो कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन कोई इनका मतलब संबंध ही नहीं है बैठ रहा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए 16 नंबर। तो 16 नंबर आपका आसान सा है। अरे हम इसको हल कर लेते हैं। तो आइए कैसे करिएगा इसको हल भाई, बताइए कैसे करिएगा, बताइए इसका आंसर। हाँ अब हम आंसर भी बता दें आपको कि 16 का पहला नंबर जो ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा। कह रहा है ना कि ये सही बताना है और 2 गो के चिन्ह के बदलाव करना है, तो माइनस या प्लस के आप बदलाव कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा ना वो सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आ जाइए 17 नंबर। भाई सेट है तो सेट में ज़्यादा समय है नहीं अपने पास कि डिस्कस करवा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अभी देखिए अभी ही आपका 22 मिनट का हो गया और अभी 20 सवाल भी नहीं डिस्कस हो पाया है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। कहता क्या है कि स्वेटर ऊन से बनता है तो चौक किस चीज़ से बनता है, ऐसा बताना है। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना, क्योंकि चौक जो है चूना पत्थर से ही बनता है। आगे बढ़िए 18 नंबर। 18 नंबर का कहता है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक असंगत है, कौन है अलग वो बता देना है आपको। तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ना मृगछौना, एक अलग सा चीज़ है, ठीक है। मृगछौना को छोड़कर अन्य सभी इंगित करते हैं। हिरण के शिशु को मृगछौना कहते हैं, याद रखिएगा कि मृगछौना कौची होता है जी। तो हिरण के जो मतलब स्त्रीलिंग इंगित करता है, हीरा ये जो है ना सभी स्त्रीलिंग है। अब बाकी ये जो हिरण का जो मृगछौना है ना ये हिरण के बचवा को कहते हैं मृगछौना। आगे बढ़िए 19 नंबर आ जाइए। देखिए ये कह रहा है ना कि भैया दर्पण बता दीजिए, आपको दर्पण बनाना है। दर्पण के लिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा गया तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करिए। तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब बनाइए ना, कौन बनेगा। अब उल्टा बनेगा। देखिए दर्पण कैसे बनता है, अगर ऐसा है ना तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा है ना तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो दर्पण यही बनेगा नहीं, ये जो बन रहा है ना ये जल वाला बन रहा है, याद रखिए, ठीक है। अगर हम कहें कि 1 मिनट, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है या दर्पण को बनाना है तो दर्पण इधर ना है जी। हाँ तो कैसे, 1 मिनट यार, हाँ दर्पण इधर ना लगाइएगा तो कैसा दिखेगा, तो एन इस प्रकार का हो जाएगा, OITA ऐसे चलेगा, ठीक है।
CIL है, तो L किस प्रकार का हो जाएगा, L ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा, L हो जाएगा ना। B अगर उधर से है तो B कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा B। U तो U में कोई बदलाव नहीं है, P ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार का कौन है देख लीजिए। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये हो जाएगा सही जवाब। अरे 20 का देखिए, तो 20 में क्या कह रहा है कि 20 में कागज मोड़ रहा है ना जी, तो कागज को फोल्ड किया है। तो देखिए, तो 20 का सही जवाब क्या दीजिएगा आप, प्रयास करिए। तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए आराम से और इसको दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, एकदम एक फ्रेम में दे दिए हैं। चलिए, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं अपने बाकी प्रश्नों पर। चलिए, 21 नंबर प्रश्न से अब हम शुरू करते हैं और यहाँ से हम अपना स्पीड लाने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही होगा। तो अनेकार्थी शब्दों का सही युग्म जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अयन का दिशा और वन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चंद्रमा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, दर्शनाभिलाषी। आगे बढ़िए, 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि चिराग तले अंधेरा लोकती का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो 24 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निकट के दोष को न देखना। आगे बढ़ेंगे, अपना हम देखेंगे क्या है अपना 25 नंबर, 24 तो समझ ही गए। 25 नंबर कहता है कि उथला शब्द का विलोम बताइए। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, छिछला। आगे बढ़िए, तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये इंग्लिश है आपका। ठीक है ना, कहता क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेज। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न आइए, कहता क्या है 27 नंबर प्रश्न कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज, 1 मिनट ऑप्शन आपका छिप रहा है, हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, फर्टाइल। ठीक है, मैं आपको अर्थ भी बता सकता हूँ, ज़्यादा मतलब समय अगर ना लगे तो बता सकता हूँ। फर्टाइल का मतलब बंजर बता सकते हैं, मतलब ये जो है ना, बैरेन का मतलब होता है बंजर, उर्वर, अनउर्वरक, निष्फल, मतलब जिससे कोई चीज़ उपज ना हो। ठीक है, और फर्टाइल का मतलब होता है आपका उपजाऊ या उर्वरक। ठीक है, चलिए उनसे डिस्कस करना है यार, ज़्यादा समय अपने पास नहीं है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए जितना प्रयास हो सकता है मैं आपको बताता रहूँगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुन के देने हैं। तो 28 का जो है ना दूसरा नंबर जो ये है ना, मिसोजेनस जिसको हम बोलते हैं, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है 29 और 30 के लिए, तो 29 और 30 आप डायरेक्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, आप डायरेक्शन पढ़ लीजिए आराम से और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप 29 नंबर प्रश्न का। तो 29 नंबर प्रश्न का अगर उसके अनुसार अगर आप जवाब दीजिएगा तो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कीपिंग एन आई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का कहता क्या है कि दूसरा नंबर जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंटरेस्टेड इन। आगे बढ़ेंगे हम, कंप्यूटर से कुछ हमारे प्रश्न हैं आपके। 31 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो 31 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, टॉप। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि HTTPS क्या है,
HTTPS के बारे में पूछा है, किसी शब्द का अर्थ बता दो क्या होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। मतलब क्या है लिखा हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, 32 के बाद 33 पर चलते हैं अपना। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक भाई? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3, IP एड्रेस यानी कि IP यानी कि पता। ठीक है ना, कंप्यूटर का जो पता होता है हम उसको IP एड्रेस बोलते हैं। अब बिना IP एड्रेस के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं सिस्टम में। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। MS एक्सेल का फार्मूला यहाँ पे दे रखा है आपका, इसका परिणाम पूछ रहा है कि क्या होगा, आप बता दो। तो इसका परिणाम क्या होगा, तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इसका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ो 35 नंबर प्रश्न के बारे में देखो। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश यानी कि मान्यता नहीं है। ईमेल आईडी में क्या नहीं होता है, डॉट, संख्यांक, अंक, बड़े कैपिटल अक्षर या रिक्त स्थान। तो भैया सुनिए, 35 नंबर प्रश्न में आपका रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान नहीं होता है। ठीक है ना, 4 नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़िए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। तो सर्वोत्तम तरीके से जो वर्णन करता है वो है आपका 4 नंबर ऑप्शन। यह एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि MS वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। अच्छा, टोटल कथन 4 होने चाहिए, तो 2 कथन है, दोनों कथन के बारे में आपको बताना है कौन सही है। ठीक है, तो आपका 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि न ही एक बात सही है न ही 2 बात सही, दोनों में से कोई सही नहीं है। अब दोनों बात का है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं। MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, दोनों हो सकता है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है, ये गलत बात है, 8 से तो कम हो ही सकता है। चलिए ठीक है, तो दोनों बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि MS एक्सेल के वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे। एडिट करना है MS एक्सेल के कोई भी सेल को, तो कैसे करिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि F2 से आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, F2 जो फंक्शन की है इसका कुछ और इस्तेमाल है क्या? हाँ, याद आया आपको? तो मैंने आपको बताया था बेल्ट्रॉन का जो सेट डिस्कस किया था ना, आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है जिसका, तो हाँ उसी के सेट में हमने बतलाया था F2 से रीनेम होता है, किसी भी फाइल फोल्डर का नाम भी रीनेम कर सकते हैं आप। हाँ 39 आइए। 39 नंबर प्रश्न का क्या कहता है, कहता है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा B नंबर ऑप्शन दूसरा, Ctrl+A। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 40 नंबर प्रश्न कहता है कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होने चाहिए। MS एक्सेल के एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होने चाहिए। तो इसका हो जाएगा एक वर्कबुक होता है। ठीक है, एक वर्कशीट होता है। टेक्निकल में आइए, अब शुरू होता है हमारा टेक्निकल। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए थोड़ा सा स्पीड में अपना डिस्कशन जारी रखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का तापमान से अधिक होना चाहिए। कितना तापमान से अधिक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक। आगे बढ़ रहे हैं। ECE का पूरा नाम बताइए। ECE का पूरा नाम बताइए। 42 नंबर प्रश्न। एक मिनट 41 नंबर प्रश्न क्या हमने बोला था, 1 मिनट रुकिए। 41 नंबर प्रश्न बैटरी आवेशित चार्ज
करते समय विद्युत अपघट्य जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसका तापमान कितना से अधिक होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए। 42 नंबर, ECE का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। ECE का फुल फॉर्म, तो ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। अरे 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किधर? तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, उत्तर से दक्षिण। आगे बढ़िए। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले समवाह को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाने पर वह गतिशील होगा? यह किसने खोजा था? तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, माइकल फैराडे। 45 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि एक दिष्ट धारा की श्रेणी मशीन में खाली स्थान वाली क्षेत्र कुंडलित होती है। कौन सी क्षेत्र कुंडलित होती है? तो मोटे तार के कुल फेरों में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में से लगभग कितनी होती है? तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, 0.3 mm से लेकर के 0.5 mm तक। 47 नंबर प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। चौथा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि एक डीसी जनित्र का खुला परिपथ अभिक्षण उसका अभिलक्षण भी कहलाता है क्या? तो एक डीसी जनित्र मोटर के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, चुंबकीय होता है। आगे बढ़िए। 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि एक घूर्णित डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य हमसे पूछा है कि क्या होता है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, सप्लाई वोल्टता का विरोध करता है वह। 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब पहले ही दे दिया नहीं ना, चलिए आइए 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जाता है? तो इसमें कदम जो हम उठाते हैं वो उठाते हैं आर्मेचर टर्मिनलों को उल्टा कर देते हैं, यही कदम हम उठाते हैं। आगे बढ़िए। 51 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि 440 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है, अकस्मात वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन होता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर पर प्रभाव क्या पड़ेगा? मोटर पर प्रभाव यही होगा कि अत्यधिक गर्म हो जाएगा वो। आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर कौन था? दूसरा। 52 नंबर आइए। कहता क्या है कि एक अल्टरनेटर में खाली स्थान के लिए अंधेरे और उज्ज्वल लैंप विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? तो ये तुल्यकालन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तुल्यकालन के लिए। आगे बढ़िए। अब हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रश्न? 53 नंबर। तो 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भाई एक 3 फेज का प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने वाला एक मोटर है। प्रति फेज 2000 वोल्ट वोल्टेज उत्पन्न करता है। उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि उसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज होकर कितना होगा?
तो उसका जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो 6000 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज कितनी होती है, ये हमको बताना है कि कितनी होती है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन कि प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। आगे बढ़िए। क्या कहता है, हिस्टेरिसिस हानि, हिस्टेरिसिस हानि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 55 का 4 नंबर ऑप्शन। अब सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ हिस्टेरिसिस हानि क्या होता है। क्रूड के बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति जो खपत होती है उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। इसका मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर WH जो है उसका मतलब होता है हिस्टेरिसिस हानि और V का मतलब होता है क्रूड का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो हमारा प्रश्न होगा 56 नंबर प्रश्न है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है बताना है आपको। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कम होता है। 57 नंबर प्रश्न बताइए, कहता है कि बुक होल्ज रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है या बुचोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, यही बताना है आपको। तो 57 नंबर प्रश्न का जो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा परिणामित्र, ये हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़िए। 58 नंबर प्रश्न का कहता है कि सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म क्या होती है बताइए। तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट किस्म का मोटर होता है इसमें लगा हुआ। 59 नंबर प्रश्न देखिए, तो 59 नंबर प्रश्न बताइए तो कि क्या होता है। तो 59 नंबर प्रश्न के बारे में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कलीय मोटर बेहतर शक्ति गुणक सहित काम करती है। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर। आगे बढ़िए। 60 नंबर ऑप्शन 60 नंबर प्रश्न का कहता है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन कैपेसिटर खराब है। 61 नंबर प्रश्न प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बलाघूर्ण यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। 62 नंबर प्रश्न 62 नंबर प्रश्न का कहता है कि इंडक्शन मोटर में सिक्विंग का फायदा इनमें से कौन सा है। तो सिक्विंग का फायदा होगा चुंबकीय लीकेज की प्रवृत्ति को कम करना। आगे बढ़िए। 63 नंबर एक मिनट बाकी ऑप्शन तो हम देखे ही नहीं यार, है ना, इस पर ध्यान पड़ा तो हम बोल दिए, है ना। शोर को कम करना नहीं, ये भी सही है। चुंबकीय लीकेज तो ये है। रोटर स्टेटर वाइंडिंग के बीच का परावर्तन अनुपात बढ़ाना भी सही है भाई। चारों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 62 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही कि इनमें से सब। ठीक है, आ जाइए 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मोटर खाली स्थान मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है कि ये बताना है। तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सही जवाब का शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर। 64 नंबर प्रश्न देखिए। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भैया यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना। यदि किसी प्रेरण मोटर का संपर्ण यानी कि स्पीड 0.1 हो जबकि उसकी तुल्यकालिक गति 100 RPM हो तो उसका घूर्णन जो रोटर है कितनी गति से घूमेगा। तो 64 का जो है ये न्यूमेरिकल है, आपको हल करने चाहिए। तो 64 का जो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 900 RPM। 65 नंबर देख लीजिए। कहता है कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताइए जिसका पावर, ठीक है ना,
सिंक्रोनस मोटर खाली स्थान पावर कारक पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है 65 नंबर पर सवाल है। ठीक है, तो ये लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों में काम करता है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि एक सांकेतक प्रकार के विद्युत उपकरण का मूविंग सिस्टम, एक सांकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम के अधीन होता है क्या? तो मूविंग सिस्टम के अधीन क्या होता है? तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, अंडर डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किसी आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1, 0। कितना हो जाएगा? 0। 68 नंबर प्रश्न देखिए, 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इसको साइज मैनेज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा वो भी। कहता है कि हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होता है? 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से विभाजित गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस वोल्टेज। आगे बढ़िए। 69 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, प्लैटिनम इरेडियम। आगे बढ़िए। 70 नंबर कहता क्या है कि निम्न में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है? तो 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सर्विस मेंस जोड़ता है किसको? तो सर्विस मेंस जोड़ता है आपका वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को। ठीक है, आगे बढ़िए। 72 नंबर प्रश्न पर चलिए जल्दी। कहता है कि 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोधन परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो कितना होता है बउआ बताइए? 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1000 वोल्ट। 73 नंबर प्रश्न देखिए, 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज उपयोग करने का कारण क्या है? तो उच्च वोल्टेज उपयोग करने का कारण है 73 का सही जवाब हो जाएगा ट्रांसमिशन क्षति में कमी हुई है। आगे बढ़िए। 74 नंबर प्रश्न कि ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में क्वाइल साइड के संदर्भ में बैक पिच, क्वाइल साइड के संदर्भ में क्या? तो बैक पिच के बारे में बताना है। और फ्रंट पिच खाली स्थान होनी चाहिए। तो 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, दोनों विषम। अब सुन लीजिए बैक पिच क्या होता है? बैक पिच होता है आर्मेचर के पीछे की ओर एक क्वाइल की 2 एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को हम बैक पिच कहते हैं। फ्रंट पिच इसकी क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम क्वाइल की इसकी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है एक एसी स्टार्टर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप खाली स्थान रहता है। तो 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि फुल लाइट। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ती वाइंडिंग के बीच इंसुलेटर परीक्षण करते समय यदि कॉइल के बीच कोई डेड सर्किट है तो लैंप फुल लाइट पर रहता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी। अतः श्रेणी में जोड़ा गया टेस्ट लैंप पूर्ण रोशनी प्रदान करेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर। कहता क्या है कि पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है?
पेल्टियर प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, किसका विलोम है? तो 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। पेल्टियर प्रभाव जब एक विद्युत प्रवाह को थर्मोकपल के एक सर्किट से गुजारा जाता है तो एक जंक्शन पर गर्मी विकसित होती है और दूसरे जंक्शन पर अवशोषित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया पेल्टियर प्रभाव कहलाती है। यह पेल्टियर प्रभाव सीबेक प्रभाव का विलोम है। आगे बढ़िए, अगला 77 नंबर। एक प्रतिरोध हीटिंग ओवन का तापमान खाली स्थान का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? तो थर्मोस्टेट का तापमान नियंत्रित किया जाता है। थर्मोस्टेट के बारे में बता दूं कि यह एक ताप नियंत्रित करने वाली युक्ति है। इसका उपयोग सामान्यतः तापमान को नियंत्रित करने में होता है। यह तापक व शीतक या शीतलक उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, सजावट प्रकाश की तकनीक में कुल प्रकाश का प्रवाह का प्रतिशत जो अर्ध प्रत्यक्ष की सहायता सीधे नीचे की ओर गुजरने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही बात है। तो 78 नंबर प्रश्न का जो सही बात है, सही जवाब होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि 60 से 90%। मैं बता दूं आपको कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90% प्रकाश नीचे आता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90% प्रकाश नीचे आता है, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90% प्रकाश ऊपर छत की ओर जाता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90% प्रकाश ऊपर छत की ओर जाता है। आगे बढ़िए, 79 नंबर प्रश्न। 1 मिनट सेट करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। तो 79 नंबर जो प्रश्न है अपना, वो क्या कहता है देखिए। कहता है कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंपों के इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है? मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल। तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का जो इस्तेमाल है ना, वो हम करते हैं सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए। इसका उपयोग सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए कर लेते हैं। इसकी क्षमता 30 से 40 वाट होती है। इसकी आयु 3000 कार्य घंटे होती है, मतलब 3000 घंटे तक चल सकता है। तो फिर निश्चिंत रहो यार, कुछ एक लंबे समय तक इसको लगा के, है ना, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा। चलिए खैर, ये तो मस्ती था, मस्ती के साथ साथ कुछ काम भी हो जाए। आइए, कहता है क्या कि सर्किट ब्रेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सर्किट ब्रेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें तीसरा जो कथन है ना, वो कथन गलत है। केवल एक बार प्रयुक्त किया जा सकता है, ऐसा कहना गलत है। परिपथ वियोजक कर चलित या स्वतः चलित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये दोष स्थिति में वियोजक खुल जाता है तथा ठीक होने पर इसे पुनः बंद कर दिया जाता है, ऐसी बातें हैं। 81 नंबर प्रश्न अब तो देख ही लीजिए कि 81 नंबर प्रश्न कहता क्या है। तो 81 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्क हीटिंग तब होती है जब आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा हो जाती है। क्या हवा हो जाती है? नम हो जाती है, सूख जाती है, आयनित या ठंडी, क्या हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, आयनित हो जाती है। अब कहिएगा कि कैसे? जब संपर्क अलग होना शुरू होता है तो उस क्षण संपर्क क्षेत्र बड़ी तीव्रता से घटता है, जिसमें संपर्कों के बीच धारा घनत्व बढ़ता है और स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है। फिर कहता है कि यह आयनित वायु या वाष्प चालक का कार्य करती है तथा संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि HRC फ्यूज में HRC का पूर्ण नाम क्या है? तो HRC का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर। ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि, कैसे रचा जाता है भाई? भूसंपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, इसीलिए हम ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचते हैं। आगे बढ़िए 84 नंबर प्रश्न है ना। शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो शुरुआत में लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है ना, इसको शुरुआत में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। लाइटनिंग अरेस्टर ऐसी डिवाइस है जो असामान्य में उत्पन्न होने वाली बिजली से ऊर्जा इमारतों और टावरों की रक्षा करती है। लाइटनिंग अरेस्टर को शुरुआत में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ये बात आप याद रखेंगे। 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि केबलों में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? केबल में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है आपका विद्युत धारा की क्षमता पर। कहिएगा कैसे? तो मैं बता दूं कि चालक तार पर बढ़ाई गई कुचालक पदार्थ क्षमता उसकी डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में kV प्रति mm पर निर्भर करती है। कुचालक पदार्थ की मोटाई विद्युत धारा क्षमता पर निर्भर करती है। 86 नंबर प्रश्न ये क्या कहता है? कहता है क्या कि उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रवाहित होने का प्रयास करती है, उसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि केबलों की धारा वहन क्षमता होती है, बताइए कैसी होती है? तो डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है का धारा वहन क्षमता, धारा बहने की क्षमता। आगे बढ़िए 88 नंबर प्रश्न कहा जाता है। अच्छा 87 नंबर प्रश्न का जो बात है कि ये डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्यों होता है इसके बारे में भी जान लीजिए कि सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जिस पर तार में धारा सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसे तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। केबल को धारा वहन क्षमता डीसी में, केबल की जो धारा वहन क्षमता होती है वो डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस बात को अब ध्यान में रखेंगे आप। चलिए 88 नंबर, शेडेड पोल मोटर के नुकसान क्या हैं? तो शेडेड पोल मोटर के नुकसान इनमें से सभी हैं। कम क्षमता के होती है, कम शुरुआत टॉर्क होता है, बहुत कम अधिभार क्षमता होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है 89 मतलब 89 नंबर क्वेश्चन। कौन से डीसी जनित्र को स्थिर वोल्टता जनित्र भी कहा जाता है? तो वो है डीसी पार्श्व पथ जनित्र। आगे 90 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि किसकी मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, स्लिप रिंग। आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है
जिससे एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचरित करता है। आगे बढ़िए, इसमें स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है ना। स्लिप रिंग दो धात्विक छल्लों के बने होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचानक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखता है, तब बताना है आपको कि लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या होगी। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन कि 60% चार्ज है। लेड एसिड बैटरी 60% चार्ज है। जब विद्युत अपघट्य को आवेशित घनत्व लगभग 1.28 होता है तो अर्ध चार्ज अवस्था, जब विद्युत अपघट्य का आवेशित घनत्व 1.20 होता है तो 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती हैं, बताइए कितना परसेंट। तो इसमें हो जाता है 0%। आइए, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां 0%, अर्थात उसमें घर्षण हानियां नहीं होती हैं क्योंकि यह एक अचल युक्ति है, अर्थात इनमें से कोई गति करने वाला भाग नहीं है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, तो 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेगा। हाँ, आइए, कहता है कि पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडिंग पहिया को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे या उतर जाएंगे, है ना। पीसने वाला जो यंत्र होगा उसका पहिया ढीला हो जाएगा चाहे उतर जाएगा अगर आप ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो। चलिए आगे बढ़िए, 94 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, आपको पता चल जाएगा, अब तो दिख ही रहा होगा साफ साफ। कहता है कि जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति कैसी होती है। तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति कम हो जाती है। जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसका उत्पन्न आवृत्ति कम हो जाता है एवं रोटर आवृत्ति का मान सिंक्रोनस आवृत्ति से बहुत कम हो जाता है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 95 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन रिलक्टेंस मोटर। 96 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर में आपका स्थिर वैद्युत पट्टिका होना चाहिए। 97 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि चल कुंडली मोटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम और जो 50 MA पर पूर्ण स्केल विक्षेप उत्पन्न करता है, इसके द्वारा 150 वोल्ट मापने के लिए शंट का मान क्या होगा। तो शंट का मान क्या होगा यही आपको बताना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का मैं बता देता हूँ सही जवाब। 1 नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 59,980 ओम। आगे बढ़िए, 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी है। तो किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम जो वाइंडिंग है ना वो होगा आपका
कंस्ट्रिंटिक वाइंडिंग। आगे बढ़ेंगे 99 नंबर प्रश्न पर। 99 नंबर हमारा प्रश्न है कि हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो हीटर किस चीज पर कार्य करता है ये बताना है आपको। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, प्रतिरोध भार। आगे 100 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कार्बन इलेक्ट्रोड का इसमें से किसमें नहीं किया जाता है उपयोग। तो ये GLS लैंप में नहीं किया जाता है। GLS लैंप मतलब जनरल लाइटनिंग सर्विस, एक परंपरागत प्रकार का लाइट बल्ब है जिसमें ऑर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। यह गैस बल्ब की उम्र भी बढ़ाती है तथा उसके टंगस्टन फिलामेंट की उम्र भी बढ़ाती है। तो दोस्तों बस यही थे इस BSPHCl का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों को सही से सुना होगा और आप इनके जवाब भी अपने खुद से दिए होंगे। मैं चाहूँगा कि आप में से कितने बच्चों के ये प्रश्न सही हुए आप हमें ज़रूर बताएं। और काफ़ी लंबा वीडियो, करीब 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।